हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अशोक के अभिलेखों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको जो सम्राट अशोक का मतलब कि और सम्राट विस्तार था, उसके विषय में आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जो भी अशोक के अभिलेख थे, शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे, तो उसके विषय में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे अशोक ने और कितने शिलालेख बनवाए थे, स्तंभ लेख बनवाए थे और कितने गुहालेख बनवाए थे। तो आज हम और इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम अगर बात करें तो ये हमारा अशोक का पार्ट 3 वीडियो होगा। मैंने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक ने अभिलेख बनवाया था। अब ये अभिलेख होते क्या हैं, इसके विषय में दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत में सम्राट अशोक पहले ऐसे शासक थे कि जो अपनी बातों को जनता के सामने अभिलेख के माध्यम से प्रकट करती थी। और अभिलेख का मतलब दोस्तों होता है किसी भी चीज़ को लिखना। इसमें से होते शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। तो जो भी शिलालेख का मतलब होता है वो होता है कि पत्थर पर किसी भी चीज़ को लिखना शिलालेख कहलाता है। और स्तंभ लेख का मतलब होता है कि दोस्तों पत्थर पर मतलब कि किसी पिलर पर किसी भी जानकारी को लिखना, उसको स्तंभ लेख कहते हैं। और दोस्तों, गुहा लेख का मतलब होता है कि गुफाओं के माध्यम से किसी भी चीज़ को चित्रकारी के माध्यम से समझाना, उसको गुहा लेख कहा जाता है। तो अगर हम इसमें दोस्तों बात करें अशोक के अभिलेखों की, तो दोस्तों अशोक भारत के ऐसे पहले राजा थे कि जो अपनी बातों को जनता के सामने और लिख कर बताते थे, है ना? कि मैंने दोस्तों कौन-कौन से कार्य किए हैं, कौन-कौन से कार्य जनता के लिए किए गए हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को अशोक अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता के सामने प्रकट किया करते थे। इसमें दोस्तों अगर हम अभिलेखों को बाँटने की कोशिश करें, तो अभिलेख को 3 प्रकार से बाँटा जा सकता है। एक दोस्तों बाँटेंगे शिलालेख, इसके बाद स्तंभ लेख के बाद गुहालेख। तो अगर हम इसमें दोस्तों बात करें शिलालेख की, तो शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पर लिख मतलब पत्थर पर खोद-खोद कर लिखना ही शिलालेख कहलाता है। अगर मैं आपको स्पष्ट समझाऊँ, तो किसी भी पत्थर में उसमें किसी भी जानकारी को लिखना, उसको शिलालेख कहते हैं। तो दोस्तों, अशोक के भारतवर्ष में पूरे मतलब उसके साम्राज्य में 14 दोस्तों इसके शिलालेख मिले हैं। कितने मिले हैं? उनकी संख्या 14 है। और वहीं अगर दोस्तों हम स्तंभ लेख की बात करें, तो स्तंभ लेख की संख्या 7 मतलब पिलर पर किसी भी चीज़ को लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। और स्तंभ लेख की संख्या 7 है। उसके बाद अगर हम गुहा लेख की बात करें, तो गुहा लेख की संख्या 3 है। इसमें से अगर हम दोस्तों बात करते हैं और शिलालेख की, तो दोस्तों शिलालेख को और लघु शिलालेख और बृहत शिलालेख में बाँटा गया। पूरे अशोक के साम्राज्य में 14 मिले हैं। मतलब पूरे अशोक के साम्राज्य में 14 प्रकार के ये है कि 14 शिलालेख मिले हैं। अब वो शिलालेख कहाँ-कहाँ मिले हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला शिलालेख मिला है वो मिला है दोस्तों राजुल मंदगिरी आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों दूसरा मिला है ब्रह्मगिरी में, इसके बाद सिद्धपुर में और कर्नाटक में और सासाराम बिहार में, है ना? और सासाराम बिहार में। उसके बाद रूपनाथ और गुर्जरा, ये दोनों मिले हैं मध्य प्रदेश में। भाबरू शिलालेख मिला है राजस्थान में। और कालसी मिला है यूपी में। और गिरनार मिला है गुजरात में। जौगढ़ मिला है उड़ीसा में। सोपारा मिला है महाराष्ट्र में। साहिवाजगढ़ी मिली है पाकिस्तान में। मानसेरा शिलालेख मिला है पेशावर में। कांधार मिला है अफ़गान में। तो ये जो दोस्त मिले हैं, ये अशोक के शिलालेख मिले हैं जी। अशोक ने अपने साम्राज्य के कार्यों की जानकारी जो दिया है, वो 14 प्रकार के शिलालेखों के माध्यम से दिया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अशोक के शिलालेख वर्तमान में कितने देशों से मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अशोक के शिलालेख हैं, वो वर्तमान में 3 देशों से मिले हैं। उसमें से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से अशोक के जो दोस्तों अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख की। किसकी बात करते हैं? स्तंभ लेख की। तो स्तंभ लेख का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को पिलर के माध्यम से लिखना मतलब खंभे पर लिखना, स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ लेख की संख्या 7 है। अगर हम इसमें स्तंभ लेख की बात करें, तो दोस्तों रुम्मनदेई यूपी और दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद और अरेराज, नंदनगढ़, सारनाथ और सांची। तो ये जो दोस्तों हैं, ये अशोक के स्तंभ लेख हैं।
इसके बाद हम दोस्तों गुहा लेख की बात करते हैं, तो गुहा लेख की संख्या 3 कितनी है? गुहा लेख की संख्या 3 है। और अगर हम गुहा लेख की बात करें, तो इसमें से सुदामा गुहा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़ा, 3 प्रकार की अशोक की गुहा लेख थी। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अशोक ने इन गुहा लेखों को, जो दोस्तों सुदामा गुहा है, विश्व झोपड़ी है, कर्ण चौपड़ा है, तो इनको दोस्तों इन्होंने अजीबक संप्रदाय के जो थे, अजीबक संप्रदाय के जो साधु थे, तो उनको अशोक ने ये बराबर की गुफाओं को दान में दे दिया था। मतलब कि अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ-साथ अजीबक संप्रदाय के जो लोग थे, उनका भी सम्मान किया था। इसके बाद हम दोस्तों समझते हैं कि जो अशोक का जो अभिलेख था उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अशोक ऐसा पहला भारतीय सम्राट था जिसने अपनी बातों को अभिलेखों के माध्यम से प्रकट किया। मतलब अशोक ने जो जनता के सामने अपनी बातों को अभिलेख के माध्यम से लिख कर प्रकट किया है। दोस्तों आज आप लोग भी देखते होंगे कि जो भी मतलब कि नेता होते हैं, तो नेता की जो भी बातें होती हैं वो एक प्रकार से पोस्टर के माध्यम से जनता के सामने, तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अशोक ने अपने भावों को, बातों को और कार्यों को और मतलब अभिलेख के माध्यम से जनता के सामने प्रकट किया है। मतलब अशोक जो भी अपनी बातों को मतलब प्रकट करना चाहता था, तो उसके सामने मात्र केवल एक कारण था, मात्र केवल उसके सामने एक उपाय था कि वो अपनी बातों को अभिलेखों के माध्यम से और पत्थरों पर लिख करके, जो भी उसको बात जनता से कहनी होती थी, उसको सीधे पत्थरों पर लिख करके अपनी बात को जनता के सामने प्रकट कर देती थी। तो ये दोस्तों अशोक ऐसे पहले भारतीय सम्राट थे। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अशोक के जो 14 अभिलेख हैं। तो अशोक ने अपने 14 शिलालेखों में कौन-कौन सी बात कही है? यही दोस्तों फ़ेमस है अशोक के 14 शिलालेख। उसमें से प्रत्येक शिलालेख में मतलब अशोक ने कुछ विशेष ख़ास बातें कही हैं। इसके बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि अशोक जो भी पूरे अपने साम्राज्य में 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था, उसमें उसने कौन-कौन सी बात कही है? इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि अशोक का जो पहला अभिलेख था, है ना? अशोक का जो पहला शिलालेख था, उसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा किया है ना? मतलब कि और जब अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण में आ जाती हैं, तो एक प्रकार से वो दोस्तों मार-काट को त्याग करके अहिंसा की नीति अपना लेती हैं। तो अशोक ने अपने पहले शिलालेख में कहा है कि पशु बलि की उसने क्या किया? निंदा किया है। इसके बाद उसने अपने दूसरे जो उसका दूसरा शिलालेख था, इसमें उसने कहा है कि मनुष्य व पशु चिकित्सा व्यवस्था की है। मतलब कि जो दूसरा वाला अशोक का शिलालेख है, उसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात कही है। इसके बाद अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में कहा है कि अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में और अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष में और दोस्तों यहाँ पर जनता की सेवा करें। तो जो तीसरा शिलालेख है अशोक का, उसमें अशोक ने अधिकारियों को आदेश दिया है। दोस्तों इसमें जो अशोक का चौथा शिलालेख है, उसमें अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था। इसके बाद दोस्तों जो अशोक का 5वां शिलालेख है, तो अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में कहा है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। मतलब कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात किया है अपने 5वें शिलालेख में। और दोस्तों 6वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया। मतलब कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आत्मा को नियंत्रण करने की शिक्षा अशोक ने अपने 6वें शिलालेख में दिया है। इसके बाद अशोक ने जो इसके बाद मतलब अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में कहा है, तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। तो अशोक ने अपने 7वें जो शिलालेख है अशोक का, उसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। और अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में भी तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आती हैं कि अशोक के कौन नंबर के शिलालेख में क्या कहा गया है। सीधे डायरेक्ट जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें वो सीधे पूछता है कि बताइए अशोक का जो 7वां शिलालेख था, उसमें किस बात को कहा गया है। तो दोस्तों अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अशोक का जो 7वां शिलालेख है और अशोक का जो 8वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। मतलब कि इसमें भी तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है और इसमें भी तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों अशोक ने अपने 9वें जो शिलालेख है अशोक का, अशोक ने अपने 9वें शिलालेख में शिष्टाचार की बात किया है। अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में दोस्तों अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में आदेश दिया है। कौन-सा आदेश दिया है कि राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में यह आदेश दिया है कि जो राजा और अधिकारी हैं, वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें, प्रजा के हित के बारे में पॉलिसी बनाएँ।
इसके बाद जो अशोक का 11वां शिलालेख है, अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया है। दोस्तों यही महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में समझाया कि धम्म क्या है, धम्म करता क्या है, धम्म का कौन-सा काम होता है, और दोस्तों धम्म में क्या-क्या है, किसके बारे में कहा गया है। तो अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की है। धम्म के बारे में अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में समझाया है। इसके बाद दोस्तों अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया है। किसकी नियुक्ति किया है? तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया है। यह दोस्तों पूछता है कि अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में किसकी नियुक्ति किया है? तो अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया है। इसके बाद जो अशोक का 13वां शिलालेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। हमेशा एग्ज़ाम में इसी के बारे में पूछता है कि अशोक ने अपने 13वें जो शिलालेख है, उसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है। इसमें वो हमेशा पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। इसके बाद जो अशोक का 14वां शिलालेख आता है, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। तो अशोक का जो लास्ट नंबर का शिलालेख था, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा कि आप लोग भी दोस्तों मतलब जीव हत्या को त्याग करके, है ना दोस्तों, मार-काट को त्याग करके अहिंसा की नीति अपनाइए। अहिंसा के साथ-साथ दोस्तों आप धर्म से जुड़िए और हमेशा अपने जीवन को धार्मिक जीवन बना लीजिए। अशोक ने ऐसा अपने 14वें शिलालेख में कहा है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी अशोक के अभिलेख थे, है ना? जो भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो उनकी लिपि कौन-सी थी, उनकी भाषा कौन-सी थी? मतलब कि अशोक ने दोस्तों कौन-सी भाषा में लिखा है? अब जैसे आप कहेंगे कि दोस्तों अपन लोग हिंदी को पढ़ते हैं, है ना? हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू, फ़ारसी पढ़ते हैं। तो अशोक ने अपने अभिलेखों को आखिर किस भाषा में लिखा था, उसके विषय में बात करते हैं। अशोक की लिपि कौन-सी थी, उसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है, ग्रीक लिपि का प्रयोग किया है और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया है। मतलब दोस्तों अशोक इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने अपने अभिलेखों को एक लिपि में नहीं लिखा है। इसको लिखने के लिए उन्होंने 4-4 लिपियों का प्रयोग किया है। उसमें से ब्राह्मी का, खरोष्ठी का, ग्रीक का और अरामाइक का। तो अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक ने भारत में किया। भारत के आपको जितने भी अभिलेख मिलेंगे, उसमें अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। उसके बाद दोस्तों जो आती खरोष्ठी लिपि आती है, तो अशोक ने खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पाकिस्तान में किया। मतलब कि आपको आज वर्तमान में जो भी अशोक के अभिलेख पाकिस्तान में मिलेंगी, वो पूरे खरोष्ठी लिपि में होंगी। उसके बाद दोस्तों अशोक ने ग्रीक और अरामाइक जो लिपि है, इसको अफ़गानिस्तान के अभिलेखों में प्रयोग किया। मतलब कि जो भी आपको अफ़गानिस्तान में अभिलेख मिलेंगे वो ग्रीक और अरामाइक लिपि में और दोस्तों मिलेंगी। अगर मैं दोस्तों खरोष्ठी लिपि की बात करूँ, तो खरोष्ठी लिपि उल्टा लिखी जाती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि अशोक के जो अभिलेख होते हैं, वो दोस्तों वर्तमान में 3 देशों से प्राप्त होते हैं। वो होते हैं भारत से प्राप्त होते हैं, पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं और अफ़गानिस्तान से प्राप्त होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अशोक ने अपने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था और 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा किया था और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया था। तो अशोक की दोस्तों ये अभिलेखों में यात्राएँ मिलती कि अशोक ने लुम्बिनी मतलब गौतम बुद्ध का स्थान है लुम्बिनी। बोधगया भी दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करते हैं, 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा करते हैं और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करते हैं। ये दोस्तों अशोक की धम्म यात्रा कहलाती है। अशोक ये अपने धम्म की यात्रा करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो कौशाम्बी अभिलेख है, तो कौशाम्बी अभिलेख को दोस्तों रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो अशोक का 7वां अभिलेख है, वो सबसे लंबा है। तो अशोक का जो 7वां अभिलेख है, वो सबसे लंबा अभिलेख है और सबसे छोटा अभिलेख की बात करें, तो दोस्तों वो रूमनदेई अभिलेख है, जो अशोक का सबसे छोटा मतलब अभिलेख है। रूमनदेई अभिलेख आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा। ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें अशोक ने टैक्स सिस्टम की बात किया है। दोस्तों एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि अशोक ने टैक्स सिस्टम की बात किस अभिलेख में किया है? तो अशोक ने टैक्स सिस्टम की बात रूमनदेई अभिलेख में किया है और रूमनदेई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख होता है। इसमें अशोक ने टैक्स सिस्टम की बात किया है। उसके अलावा भू राजस्व की दर को दोस्तों घटा करके 1/8 कर देता है।
दोस्तों जो टैक्स था ज़मीन का उसको अशोक ने घटा करके मतलब कि 1/8 कर दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमने कंप्लीट सम्राट अशोक के विषय में पढ़ लिया है। मौर्य वंश में हमने कंप्लीट अशोक के विषय में पढ़ा है। इसके बाद हम दोस्तों मतलब इसके बाद हम दोस्तों मौर्यकालीन समाज की बात करेंगे, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और मौर्यकालीन प्रशासन की बात करेंगे कि आखिर मौर्य काल में कैसा प्रशासन था, कैसा समाज था और किस प्रकार की वहाँ की अर्थव्यवस्था थी। तो इसके विषय में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।